नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। उत्तराखंड आज में खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में पहुंचे 70 देशों के लोग। गंगा आरती के बाद शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। अभिनंदन का भी किया गया अभिनंदन। विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी पर बाबा रामदेव ने भी जताई खुशी। विंग कमांडर के सम्मान में सुनाई कविता। बोले, देश मजबूत हाथों में है। चंपावत जिले के बनबसा में बम मिलने से मचा हड़कंप। 81 मोटार के रूप में हुई पहचान। जांच में जुटी पुलिस। और बुरे दौर से गुजर रहा है काशीपुर शहर का एलडी भट्ट अस्पताल। डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को करनी पड़ती है जद्दोजहद। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की। ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव चल रहा है और इस योग महोत्सव में करीब 70 देशों के लोग शामिल हुए हैं। 70 देशों के लोगों ने यहां पर पहुंचकर सबसे पहले गंगा आरती की और पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि यहां पर दी गई। इसके साथ साथ विंग कमांडर अभिनंदन के वतन वापसी पर भी लोगों ने यहां पर खुशी जताई। तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे। अभिनंदन के स्वदेश लौटने पर भी यहां पर वंदन किया गया और आध्यात्मिक भक्ति गीतों के साथ ही देशभक्तों के गीतों से भी यहां पर माहौल गुंजायमान रहा। गंगा आरती के साथ साथ देश विदेश के लोगों ने वंदे मातरम, राष्ट्रगीत और भारत माता की जय के साथ साथ अभिनंदन के लिए भी नारे लगाए। परमार्थ निकेतन में गंगा के पावन तट पर आध्यात्मिक गीतों के साथ साथ राष्ट्र गीतों की भी धारा यहां पर बहती हुई नजर आई। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर 70 देशों के योग विशेषज्ञ और योग जिज्ञासुओं ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। वायुसेना के वीर जाबाज की वापसी पर प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद और साध्वी भगवती अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को शहीदों के नाम समर्पित करते हुए नजर आए। जाने माने संगीतकार ड्रम वादक अबू मणि ने संगीत के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे। और अभिनंदन भाई, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया और भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि तुम हंसते खेलते वापस आ गए हैं। और आज आपका वेलकम इस गंगा तट पर हम सब ने किया है बड़ी खुशी से। बहुत बहुत खुशी हुई है कि अभिनंदन वर्तमान हमेशा हमेशा दुनिया भर में और देश भर में, मेरे देश में आपको हम अभिनंदन देते रहेंगे। ये योग की शक्ति है। हम सबकी प्रार्थनाएं थी, पूरे देश की प्रार्थनाएं थी, साधु संतों की प्रार्थनाएं थी और निश्चित रूप में बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज घी के चिराग जलाने की बात है कि हमारे अभिनंदन जो हैं आ रहे हैं वापस और ये आ गए हैं वापस। ये बहुत खुशी की बात है। पूरे भारतवर्ष के लिए प्रसन्नता की बात है। जो मानवता में विश्वास रखते हैं उनके लिए प्रसन्नता की बात है। आज का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव समर्पित किया है हमने शहीदों को। पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हो गए हैं, पूरा का पूरा हमने महोत्सव उनको ही, उनकी शहादत को, उन शहीदों को हम लोगों ने समर्पित किया है। दूसरी बात, आज अभिनंदन का आगमन हुआ है। विंग कमांडर हमारे अभिनंदन जी का आगमन हुआ है। अभिनंदन का है अभिनंदन। सब ने मिलकर आज जिस तरह से गंगा के तट पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में सारे लोगों ने महसूस किया कि किस तरह से हमारे वायुवीर अभिनंदन जी का अभिनंदन होना चाहिए, उस तरह से आज अभिनंदन हुआ है। तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने भी विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी पर खुशी जाहिर की है। आपको हम बता दें कि बाबा रामदेव ने कहा कि अभिनंदन का घर वापसी होना एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभिनंदन का शौर्य पराक्रम आदर्श बनकर युगों युगों तक करोड़ों भारतीयों में स्वाभिमान जगाता रहेगा। बाबा रामदेव ने अभिनंदन के सम्मान में एक कविता सुनाई। वंदन है अभिनंदन तेरा और दुश्मन घेरा पर दुश्मन ऐसे टूट पड़ा जैसे सूरज को तम ने घेरा। गौरवशाली इतिहास रचा, अब आगे बढ़ते जाना है। धरती मां से आतंकवाद का नामो निशान मिटाना है। बाबा रामदेव ने कहा कि जंग थामना इतना आसान नहीं होता है।
हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है और आतंक का सफाया करके ही रहना है। साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के हाथों को जनता को मजबूत बनाना चाहिए ताकि दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल भी बांका न कर सके। बाबा रामदेव इस दौरान अभिनंदन पर तो खुशी जताते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने सरकार की तारीफ भी की कि ऐसे मौके पर सरकार बखूबी अपना काम कर रही है और देश को सरकार के समर्थन में और सेना के समर्थन में खड़ा रहना चाहिए। अभिनंदन के पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है और कहने को दिल करता है, वंदन है अभिनंदन तेरा, आसमान में दुश्मन घेरा, दुश्मन पर ऐसे टूट पड़ा जो तम को है सूरज ने घेरा, गौरवशाली इतिहास रचा, अब आगे बढ़ते जाना है, धरती मां से आतंकवाद का नामो निशान मिटाना है। युगों युगों तक अभिनंदन का शौर्य पराक्रम हमारे लिए एक आदर्श बन करके और करोड़ों करोड़ों देशभक्त भारतीयों में शौर्य और स्वाभिमान जगाता है। तो वहीं विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी और जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, इस पर लक्सर के एक शहीद के परिवार ने भी खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि लक्सर के शहीद अफजल का परिवार भी खुश नजर आ रहा है। शहीद अफजल की पत्नी अकीला बेगम का कहना है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी जीत है। हिंदुस्तानी सेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकियों को उनके घर में घुसकर ही जन्नुम तक पहुंचा दिया गया। अकीला बेगम ने कहा कि पाक के आतंकियों ने 10 साल पहले जो जख्म दिए थे वो हमारी सेना और सरकार ने आज उन पर मरहम लगा लिया है। उनका कहना है कि आतंकवादियों के सर्वनाश की ओर विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी से वो बेहद खुश हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी बब्बर शेर इस दौरान बताया। शहीद अफजल के बेटे का भी कहना है कि पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा जो 40 जवानों के साथ बर्बरता की गई उससे मन दुखी था, लेकिन सेना की जवाबी कार्रवाई से मन को सुकून जरूर मिला है। कहना चाहूँगा ये पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें 40 जवान शहीद हुए हैं, उससे बहुत दुख पहुंचा है और दुख से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं क्योंकि हमारे पिताजी भी 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ में शहीद हुए थे आतंकी हमले में और इस दुख की घड़ी में हमने बहुत दुख झेले हैं। लेकिन उसके बाद अब जो भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है जिसमें लगभग 300 आतंकी मारे गए हैं पाकिस्तान के, ये हमारे लिए गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार ने ऐसा कदम उठाया और ये पहले ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब ये कार्रवाई लगातार ऐसे ही जारी रहनी चाहिए। मेरे पति भी आतंकवादी हमले में रामपुर शहीद हो गए थे। आतंकी हमला हुआ, 7 जने शहीद हुए थे, 40 अब शहीद हुए ये जम्मू कश्मीर में। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो दुख इतना गहरा पहुंचा है उनके दुखों को देखो जरा जाके कि उनके दुख के सामने किसी और का दुख कुछ भी नहीं। हमारी सेना ने जो बदला लिया उससे आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत ही खुशी हुई हमें ये कि भाई अब जाके महसूस हुआ कि हाँ हमारा कोई हिमाती है या हमारा प्रधानमंत्री कोई ऐसा है बब्बर शेर हमारे हिंदुस्तान के लिए जिसने हमारे दुख को समझा। और वहीं कुमाऊं के एकमात्र महिला विद्यालय इंदिरा प्रियदर्शनी महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें इस वार्षिकोत्सव महोत्सव का नाम उल्लास रखा गया है। उल्लास 2019 का आयोजन यहां पर किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने शिरकत की। वहीं इस दौरान एक ऐसा भी वाकया सामने आया जब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को फूलों की माला पहनाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत कर दिया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके द्वारा महिला महाविद्यालय के लिए कई कार्य किए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से कॉमर्स के पाठ्यक्रम शुरू करवाना है, जिसके बाद से यहाँ की छात्राएं रोजगार की तरफ बढ़ रही हैं और हल्द्वानी में इस समय महाविद्यालय ने राज्य में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। जो वातावरण होना चाहिए, शिक्षा का माहौल देखने को मिला है, अनुशासित है हमारी छात्राएं। और जो मैं देख रहा था अभी हमारी प्रधानाचार्य जी ने जो अपना वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया है उसमें यहाँ पर 100% रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिले हैं। और विदुषी जो स्मारिका है उसमें हमारे छात्राओं ने जो अभिव्यक्ति की है निस्संदेह हम सबके लिए प्रेरक भी है। और मुझे यहाँ पर आकर महसूस हुआ है कि हमारी छात्राएं, हमारी बेटियाँ
हर क्षेत्र में मुकाम हासिल करेंगी। मुझे जब उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करने का मौका मिला तो मेरी इच्छा थी ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स बने और लड़कियों को भी व्यावसायिक जॉब आदि में अवसर मिले। तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की तर्ज पर ही मैंने इसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स बनाने की कोशिश की और बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम मंजूर हो रहा था, बीकॉम ऑनर्स के लिए विभाग पर दबाव बनाया और उन्होंने बीकॉम ऑनर्स खोल दिया। एमकॉम भी है यहाँ पर। और वहीं चंपावत के सीमांत क्षेत्र बनबसा में बम मिलने से अचानक हड़कंप मच गया। जी हां, यहां पर एक कबाड़ बीनने वाले व्यक्ति को बम मिला, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई। आपको हम जानकारी बता दें कि कबाड़ बीनने वाले व्यक्ति ने बनबसा थाना पुलिस को इसको सूचना दी, इसको सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने आर्मी कमांडेंट को सूचित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चंपावत के बनबसा क्षेत्र में ये उस वक्त हड़कंप मच गया था जब बनबसा के देशी फार्म इलाके में कूड़ा बीनने वाले व्यक्ति को झाड़ियों से बम मिल गया। यह देखकर घबराए व्यक्ति ने तुरंत बम को उठाकर बनबसा थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। अचानक क्षेत्र में बम मिलने की घटना से पुलिस भी सख्ते में आ गई। पुलिस की प्राथमिक जांच में बम की पहचान 81 मोटार के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया और गड्ढा खोदकर इसे जांच के लिए दिया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में अभी यह पता नहीं हो पाया कि आखिर बम बनबसा में आया कहां से, लेकिन इस पर जांच की जा रही है। साथ ही यह भी बताया गया कि बनबसा आर्मी कैंट के कमांडेंट को इसकी जानकारी दे दी गई है। वर्तमान में जिस तरह से माहौल तनाव का है, उसके मद्देनजर यह बेहद संवेदनशील बात है। और वहीं उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए और इसको सही ढंग से संपादित करने के लिए शिक्षा मंत्री ने कई सारे दावे किए, लेकिन दिनेशपुर में ये दावे हकीकत में बैठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, हम आपको जानकारी दे दें कि दिनेशपुर के स्वर्गीय चितरंजन राहा राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज जयनगर में हो रही बोर्ड की परीक्षाओं में शासन प्रशासन के सभी दावे खोखले साबित हो गए। मामला उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के क्षेत्र का है, जहां चितरंजन राहा राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर और राजकीय इंटर कॉलेज जयनगर में छात्र छात्राएं जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन कितना सतर्क था और कितनी तैयारियां थी। वहीं मामले पर स्कूल प्रबंधन की बदनामी भी छुपाने से नहीं छुप सकती। दावे कई सारे किए गए थे, आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन हकीकत स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। युवा रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन शासन प्रशासन तमाशबीन बोर्ड की परीक्षा में इंतजाम नहीं कर रहा है। तो यह स्थिति है जहां पर छात्र छात्राएं जमीन पर बैठकर परीक्षाएं दे रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं के दौरान, जबकि इससे पहले दावे यह किए गए थे कि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होगी, छात्रों को पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। और इनकी टीम में 4 लोग लगे हुए हैं और उनके साथ एक महिला निरीक्षक भी हैं। तो परीक्षाएं बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रही हैं और मेरा प्रयास यही रहेगा कि हमारी निर्भीक परीक्षाएं और नकलविहीन परीक्षा सब मुश्किल हो रहा है। हाँ, इस विषय में मेरा ये कहना है कि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अभी 64 विद्यालयों को हमने 2-2 लाख के फर्नीचर की व्यवस्था कर दी है और नेक्स्ट टाइम में भी सरकार हमको ऐसे अनुदान देती रहेगी और हम करते रहेंगे। और CSR के द्वारा भी प्राइवेट कंपनियों से हम फर्नीचर ले रहे हैं, जल्दी हम सेचुरेट कर लेंगे। उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन फिलहाल यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तराखंड आज में। अब अगली खबर का रुख करते हैं। कोटद्वार के बेस अस्पताल में ICU में सेवा मिलना अब शुरू हो गया। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर राजकीय बेस अस्पताल में ICU का शुभारंभ कर दिया गया है। ICU खुलने से मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि उद्घाटन की औपचारिकताएं अपने स्तर से करवाकर ICU का विधिवत संचालन शुरू कर दिया जाए, जिससे आम जनता को जल्द से जल्द लाभ मिले। उसी के तहत राजकीय बेस अस्पताल कोटद्वार के प्रशासन ने अपने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मदन मोहन भंडारी, जो कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनसे रिबन कटवाकर विधिवत रूप से इसका उद्घाटन करवा दिया। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सांसद निधि से 62 लाख की लागत से 4 बेड के आधुनिक सुविधाओं से लेस ICU का निर्माण करवाया है। इस मौके पर अपने संदेश में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने की मेरी ओर से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और एक छोटी सी शुरुआत कोटद्वार ICU सेंटर निर्माण करके की गई है। चिकित्सालय को दी गई सुविधाओं से स्थानीय लोगों के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को भी यहाँ पर सुविधाएं मिल पाएंगी। आपको बता दें कि राजकीय बेस अस्पताल में ICU की सुविधा नहीं थी।
जिससे कि काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इसके बाद एक नई सौगात क्षेत्र को मिली। कि अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर ये आईसीयू बिल्कुल तैयार हो गई थी और हम चाह रहे जल्दी से जल्दी इसका उद्घाटन किया जाए। तो माननीय हमारे सांसद श्री अनिल बलौनी जी के आदेशानुसार आज हमने इसका उद्घाटन कर दिया है। वहीं अब बात करेंगे काशीपुर के एक बीमार अस्पताल की। जी हां, काशीपुर में एक ऐसा भी अस्पताल है जहां पर कभी सुविधाएं रहती थी, जो कभी लोगों के लिए एक मुख्य केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज ये अस्पताल अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। जी हां, राज्य गठन को 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन काशीपुर शहर का एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय डॉक्टरों की कमी से हमेशा जूझता रहा। अस्पताल में डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, मशीन भी नहीं है, अगर मशीन है तो डॉक्टर नहीं है। यहाँ आने वाले मरीजों को इलाज के लिए भी इलाज के नाम पर दवाएं नहीं मिल पाती हैं, सिर्फ रेफर यहां पर मरीजों को किया जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश के समय में इस अस्पताल में डॉक्टरों और चिकित्सा सुविधाओं की भरमार होती थी, लेकिन आज 3 लाख की आबादी वाले इस काशीपुर शहर में अस्पताल में महज चंद डॉक्टर हैं। वहीं सीमित संसाधनों के बीच यहां पर मरीजों का इलाज किया जाता है। लोगों का स्पष्ट रूप से कहना यह है कि जिस तरह की सुविधाएं इस अस्पताल में मिलनी चाहिए थी, उस तरह की सुविधाएं इस अस्पताल में मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। डॉक्टरों की कमी के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाओं की भी यहाँ पर कमी नजर आती है। काशीपुर का एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय उत्तराखंड की एक पहचान हुआ करती थी। उत्तराखंड के सारे लोगों के लिए स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए ये बहुत अग्रणी संस्थाओं में ये गिना जाता था और इसके अंदर वर्तमान में जो हालात हैं, तो इसके अंदर लगभग यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से 3 दर्जन से भी ज़्यादा अधिक संख्या में यहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान में यहाँ 1 दर्जन से भी बहुत कम संख्या में डॉक्टर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। काशीपुर का एक आम नागरिक होने के नाते मुझे ये कहने में कोई भी सरोकार नहीं है कि राजकीय चिकित्सालय जो कभी काशीपुर के गरीब जनता के लिए एक उनकी मल्लम पट्टी के लिए एक मील का पत्थर होता था, आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। राजकीय चिकित्सालय में जहाँ पे 32 चिकित्सक होने चाहिए थे, वहाँ पे चिकित्सकों का आज लाला और तांता पड़ा हुआ है। एक भी चिकित्सक मौके पर उपस्थित नहीं होता। प्रशासनिक लापरवाही के कारण राजकीय चिकित्सालय गंदगी के अंबार से पटा पड़ा है। सरकारी अस्पताल का बुरा हाल है। आपको बता दूं कि आज से कई साल पुराने दिन इसके ये थे कि बाजपुर, ठाकर द्वारा और आपका जसपुर जैसी जगहों से इस सरकारी अस्पताल में भीड़ लगी रहती थी। रामनगर तक मरीज आता था। आज स्थिति यह है कि मरीज रात को 12 बजे डॉक्टर चिल्लाता है, डॉक्टर दिखाई नहीं देते। काशीपुर का राजकीय चिकित्सालय डॉक्टरों की भारी कमी के चलते बीमार बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि सैकड़ों की तादाद में आने वाले मरीजों का इलाज आखिर कैसे हो। काशीपुर से कैमरा पर्सन नाजिम खान के साथ मैं रफी खान। खबर लक्सर से है। लक्सर नगर पालिका ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पालिका का बजट पेश किया है। आपको हम बता दें कि इस बजट के दौरान कई तरह की बातें की गई और अपनी तरह से पहली बार इतना बड़ा बजट इस पालिका ने यहां पर पेश किया है। 2019-20 के लिए 1855.77 लाख रुपए का बजट यहां पर पेश किया गया। पहली बार इतनी बड़ी राशि का बजट तैयार किया गया है। नगर पालिका के हाल में हुए 11 सभासद सहित नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद गोहर हयात ने नगर पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव पेश किया और इस पर सहमति भी जताई गई। शुक्रवार को नगर पालिका में आयोजित बोर्ड की बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा नगर में विकास कार्यों के लिए काफी धन आवंटित किया जा रहा है। नगर में विकास कार्य होने हैं। बैठक में सड़कें, नाले निर्माण, पथ प्रकाश व्यवस्था, कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव के साथ साथ पाइपलाइन की व्यवस्थाओं के संबंध में करोड़ों रुपए जारी होने से विकास कार्यों के बारे में भी यहां पर जानकारी दी गई। सभासदों ने सभी विकास कार्यों को सर्वसम्मति से पास किया। इसके अलावा समय समय पर सफाई अभियान, सफाई उपकरण, दैनिक कर्मचारियों पर खर्च के बारे में भी चर्चा की गई। तो वहीं लक्सर में दिन दहाड़े एक बार फिर से लूट का मामला सामने आया है। यहां पर लूट और चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिस वजह से अब पुलिस या कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। आपको हम बता दें कि बदमाशों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं। बदमाशों ने दिन दहाड़े निजी बैंक के कर्मचारी से 1 लाख से अधिक की नकदी लूट ली। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पुलिस महकमे में भी हड़कंप है। आपको बता दें कि सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ी थाना क्षेत्र के खुशहालीपुर गांव निवासी युवक आदर्श सैनी, जो कि बैंक कर्मचारी हैं और बैंक कलेक्शन कर्मचारी हैं, शुक्रवार को हर बार की तरह लक्सर से मखियाली कला में वो जा रहे थे, जहां पर 3 महिला समूहों
के लिए कुल 1,15,525 रुपये अपने बैग में रखकर वो वापस वहाँ से आ रहे थे। गांव से करीब 100 मीटर आगे बढ़ते ही दो युवकों ने अपनी बाइक रास्ते में रोक दी। इस दौरान अन्य युवक भी खेतों से निकलकर सामने आ गए। चारों ने तमंचा दिखाया और बैग छीनकर फरार हो गए। इसके बाद आदर्श भागकर गांव पहुंचे और घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी, जिसके बाद पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर कॉम्बिंग की है। सीओ ने बताया कि पीड़ित के बयान के बाद ये मामला संदिग्ध लग रहा है। सभी बिंदुओं को देखा जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है। तो उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। नमस्कार।